हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का नंदन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अपने क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम आज कवर करेंगे अध्याय नंबर 4, और जिसमें टॉपिक का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अब देखिए, जो आप हिंद महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर देखते हैं, आप अटलांटिक महासागर देखते हैं, आर्कटिक महासागर देखते हैं, और भी छोटे मोटे सागर देखते हैं आप लोग, तो ये आपने कभी कल्पना की है कि ये अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? ये बात महासागरों की हो गई। अब हम बात बताएं आपको महाद्वीपों की। जैसे आपने यूरेशिया, है ना, एशिया महाद्वीप हो गया आपका, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, आपका एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। ये सारे महाद्वीप कैसे बटे हुए हैं? क्या पहले सभी एक जैसे थे? क्या सभी एक मिले हुए थे? तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। और देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो दोस्तों, आज बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। तो आप सभी लोग हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने हमारे इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की ज्योग्राफी यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों, और भी जो हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पर, आप उनको भी देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, उनको इनवाइट करिए, उनको बताइए कि देखिए यूट्यूब चैनल पर नंदनी आईएएस के माध्यम से आप लोगों के लिए हर चीज़ मिल रही है। तो आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो? आप एक जगह रह करके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारे सेशन को। तो शुरू करने से पहले मैं वही कहूँगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये आप करिए। देखिए, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसमें कुछ है नहीं है वैसे, बस आपको थोड़ा समझना है। और मैं आपको इसको ऐसे समझा दूंगा कि जैसे कि आप इमेजिन करेंगे इतने बड़े टॉपिक को, ये करीब 1 घंटे से ऊपर जाएगी क्लास, ऐसा मेरा मानना है। करीब 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हैं, समझाने वाली चीज़ें, और वो आपको समझनी है। तो वो जो 1 घंटे 1 घंटे की जो क्लास होगी, वो केवल आप 5 मिनट में ही अपने दिमाग में विजुअल कर ले, विजुअल कर ले। हम ऐसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना है, नज़र शब्दों पर होनी चाहिए। हम जो पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, आप उसे सुनेंगे, समझाएंगे, आप उसे समझेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने अगर आज का लेक्चर देख रहे हैं, आज से पहले कल का लेक्चर नहीं देखा, उन्होंने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा, तो आप देख लीजिए, आपको वहां से यहाँ चीजें बहुत कनेक्ट हुई मिलेंगी। देखिए, तो पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं, संसार का जो मानचित्र आप उससे भी परिचित होंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप, कितने? 29% भाग पर महाद्वीप, और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा ऐसी नहीं रही। मतलब जैसे ही आप महासागर और महाद्वीपों की जो अवस्थिति आज अपने इस ग्लोब में, आप थोड़ा आपको ग्लोब दिखा दूं, ये आपका ग्लोब है ना, ये इस पर आपका देखिए, आपका ये उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, आपका ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, आपका ये एशिया महाद्वीप हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। तो ये जो भी महाद्वीप आपको दिख रहे हैं ना, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज जो आपको इस तरह से दिख रहे हैं, कई वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद आपको इसकी आकृति और चेंज हो जाएगी, इसकी स्थिति और चेंज हो जाएगी। आप जो देखिए हिंद महासागर देख रहे हैं, आप अटलांटिक महासागर देख रहे हैं, आप प्रशांत महासागर देख रहे हैं, ये जो महासागर देख रहे हैं ना, आप इनकी भी स्थिति परिवर्तन होते हुए देखेंगे। लेकिन अभी नहीं, समय लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग शायद ना रहें, शायद क्या रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है। अब ये काम, ये तो है नहीं कि 1 साल 2 साल में हो जाए, 10-5 साल में हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है भाई, लाखों वर्ष लेते हैं। पता ना वो कौन सी पीढ़ी होगी वो देखेगी, इनको जो इतिहास है ना भूगोल का, वो आगे वाली पीढ़ी पढ़ेगी। तो ये बात उन्होंने कह दी है। इसके अतिरिक्त ये भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागर की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि प्राकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी। ठीक है, मान लीजिए कि आज जो स्थिति है इनकी, वो आगे नहीं रहेगी, पर लेकिन ये तो बता दो कि जो आज जो हमें दिख रहा है, जो हमारे महाद्वीप आज हमें दिख रहे हैं, महासागर आज हमें दिख रहे हैं, वो प्रारंभ में कैसे थे, ये तो बता दो।
तो हम वो भी जानेंगे। इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। पहले हुआ था, पहले से अब हो रहा, अब होता हुआ आया, आगे भी होगा, तो वैज्ञानिक ये कैसे सब जानते हैं, ये बात है। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया? महासागर और पहले की आप देखेंगे स्थिति, जो महासागर महाद्वीपों की जो पहले की स्थिति थी, इसका निर्धारण वैज्ञानिकों ने कैसे किया? भाई क्वेश्चन तो दिमाग में आता है ना, भाई हुआ कैसे, ये कैसे कर रहे हैं? और इतने दिन तक तो जिंदा भी नहीं रह सकते, कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता इतने दिन तक, तो देखिए काफी टाइम हो गया ना। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है जो हम जानेंगे। अब देखिए महाद्वीपीय प्रभाव। आपका एशिया महाद्वीप हो गया, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, आपका अटलांटिक महाद्वीप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे आप क्या आपके महाद्वीप हैं। तो इनका प्रभाव कैसे हुआ? आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से आपका यूरोप और अफ्रीका, ये पहले आपकी जो आकृति देखेंगे ना, ये ऐसा लगता है पहले कभी जुड़े हुए थे, टूट कर लगे हुए हैं। तो ये कैसे थे, अब कैसे हो गए, ये हम सारी चीज में देखेंगे। अटलांटिक महासागर तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। क्या है? आश्चर्यजनक सममिति, मतलब ये कहीं पहले मिले हुए थे। इसलिए समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। मतलब ये माना है कि जो आपका उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, आपका यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, ये पहले कभी जुड़े हुए थे, ऐसा उन्होंने माना है। वो क्यों माना है? देखिए मैं आपको थोड़ा इधर होके बता दूं कि आपका देखिए, ये आपका, एक मिनट रुके, देखिए मान लेते हैं देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया ये, ठीक है। ये हमारा साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये हमारा यूरोप हो गया, क्या? यूरोप। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। कॉन्सेप्ट समझिए, बस समझना, हमें कॉन्सेप्ट जानना है। तो आपको लगता नहीं कि ये जो कचा हुआ खाचा जो आपको दिख रहा है इतना सा, ये खाचा, इसमें कुछ मैच करता हुआ, जैसा अगर हम इनको जोड़ दे तो कहीं ना कहीं आपको फिट होते दिखेंगे, ये भी हिस्सा आपको कहीं ना कहीं फिट होता हुआ दिखेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह माना है कि ये कभी आपस में जुड़े होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो अब हमारा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1956 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। तो आप इनका नाम चाहो तो याद कर लीजिए। ओके, एंटोनियो पेलगे, है ना, एंटोनियो पेलेग्रिनी, थोड़े नाम ऐसे हैं जिनको थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। तो ये नाम है थोड़े अजीब है ना, अजीब क्या, थोड़े ऐसे ही नाम है विदेशों के। अब भारत तो है नहीं है कि सोनू मोनू, है ना, शिवजीत सिंह, शिवपाल सिंह या कोई और नाम बोल दो ऐसे, अब ये तो है नहीं, ये तो विदेशी नाम है। अब देखिए एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। इन्होंने एक मानचित्र बनाया था, इसमें देखा था, इसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा होते हुए दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। तो देखिए अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने जो जर्मन के थे, है ना, जर्मनी के थे, ये जर्मन देश के। तो उन्होंने 1912 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। वेगनर का सिद्धांत जो हम पढ़ते भी, इनका एक चैप्टर है महाद्वीप महासागरों का वितरण, वेगनर का सिद्धांत, है ना, और भी जो है ज्ञाता भूगोलवेत्ता, उनका भी सिद्धांत हम जो पढ़ते हैं, अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम सब इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी है।
इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। उनका यह मानना था कि जो महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप सभी, जैसे पृथ्वी में गोल है, तो महाद्वीप सभी पहले इस कई ऐसे हुए जुड़े हुए थे, ये ऐसे जुड़े हुए थे, तो ये हमारे महाद्वीप हो गए, महाद्वीप। और ये हमारा जो हिस्सा बचा ना, ये हमारा महासागर, महासागर, ये हमारे महाद्वीप हो गए। ओके, तो हम पेंजिया भी बोलते हैं, पेंजिया, पेंजिया महाद्वीपों को पेंजिया बोलते हैं, और पेंथालास बोलते हैं महासागरों को। तो हमें इसको आगे भी बताएंगे। तो ये क्या थे, जुड़े हुए थे। तो वेगनर ने के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। आज के जो महाद्वीप, आप जिसका आज के जो एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप और भी जो महाद्वीप हैं, ये क्या थे, ये सभी इस भूखंड के भाग थे, तथा ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया था। जो बड़ा महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था, इस महाद्वीप को बोला था पेंजिया। क्या बोलता था, पेंजिया, जो मैंने कहा था ना, इसको पेंजिया भी बोलते हैं, पेंजिया। ओके, पेंजिया। और ये हमारा था मतलब महासागर पेंथालासा। ओके, पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल, जल ही जल। तो जो एक सभी जो महासागर आप देखेंगे, एक उस समय जो आपका भूखंड था उसको घेरे हुए थे, और जो पूरा भूखंड था स्थल मंडल, जिसमें आपका एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इसको उन्होंने पेंथालास, उसको पेंजिया बोला था उन्होंने। जिसके चारों ओर जल ही जल था, उसको उन्होंने पेंथालासा बोला। तो ये बात है, और उसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, कोई इसमें रोकड़ साइंस नहीं है, बस थोड़ी कॉन्सेप्ट समझने हैं। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ, आरंभ हुआ। कितने वर्ष पहले, ये 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ। किसका, ये जो महाद्वीप वाला ना, ये इसका अब विभाजन होना स्टार्ट हो गया, विभाजन। अब ये हिस्सा इधर होगा, ये हिस्सा इधर होगा, मतलब ये हिस्सा बटने टूटने लगेंगे अलग अलग स्थानों पर, है ना। अब देखिए, पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों, पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रम से उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। तो अब मैं थोड़ा इसको और बता दूं, और मैं इसको थोड़ा कहीं बताऊं, कहाँ बताऊं, यही बता दे रहा हूं, इसको मिटा के द्वारा बता दे। तो ये तो आपको समझ आएगा, ये तो आपको समझ आएगा, जो हमारा स्थलखंड है जिसमें कई महाद्वीप शामिल थे, हमारा पेंजिया हो गया, पेंथालासा हो गया। तो इस पेंजिया को ही हम स्थलखंडों का द्वीप बोलते थे उस समय, और जो हमारा सागर है ना, इस सागर को हम बोलते थे पेंथालासा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते, इरेज कर दे रहे हैं हम इसको थोड़ा। ओके, देखिए, देखिए, ये हमारा पेंथालासा हो गया, पेंथा पेंथालासा। ओके, और ये हमारा, ये पेंजिया है ना, पेंजिया बोलते हैं, उत्तरी पेंजिया से, उत्तरी पेंजिया। एक मिनट, इसे हम गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। ओके, और इसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा। उम्मीद है आपको चित्र समझ आ रहा होगा। अब समय के अनुसार, अब पहले ये भाग जुड़े हुए थे, क्या थे, जुड़े हुए थे। समय के अनुसार आप देखेंगे फिर इसमें टूटन हुआ,
टूटन हुआ, टूटना हुआ, तो ये उसका उत्तर का भाग पेंजिया, उत्तरी पेंजिया बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं, दक्षिणी महाद्वीप भाग को हम बोलते हैं अंगारा लैंड। अब इनमें भी ब्रेक होगा, अब ये भी आगे पीछे बैठेंगे, समझ रहे हो ना मेरे बात को, बस इसमें थोड़ा यही समझते चलना है। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए। ठीक है, इसको इसको बोला लॉरेशिया बोला इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पेंजिया नहीं है, इसको हम गोंडवाना लैंड ही बोलते हैं। अब इन्होंने इसे लॉरेशिया बोल दिया, क्या बोल दिया, लॉरेशिया को लोरेशिया बोल दिया है, लोरेशिया। वैसे तो हम इसे गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ओके, ये गोंडवाना लैंड या लोरेशिया, या आपका अंगारा लैंड हो गया, या आपका पेंथालासा हो गया। तो आप देखेंगे पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद आप देखेंगे लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों, मतलब अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो ये मैंने कहा ना आपको कि फिर इनिंग में भी टूटन हो गया, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, कोई भाग ऐसे, फिर यहाँ से भी टूट जाएंगे, फिर ऐसे भी टूट जाएंगे। तो जो बड़े बड़े भाग बचे थे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, है ना, यूरेशिया, अफ्रीका महाद्वीप, ये सारे ऐसे महाद्वीप बन जाएंगे इसमें। अब देखिए महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण क्या है वो हम देख लेंगे। महाद्वीपों में साम्य, देखिए दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटिरहित साम्य दिखती हैं। किसकी, आपके दक्षिण अमेरिका की और अफ्रीका के आमने सामने की। तो देखिए जैसे कि आपका ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो आपको लग नहीं रहा कि ये मतलब ये आपस में मिल सकते हैं? है? एक मिनट, ये थोड़ा मुझसे चित्र सही नहीं बना, एक मिनट रुकेंगे, ड्राइंग थोड़ी, देखिए ये आपका ऐसे है ना, तो ये आपका साउथ अमेरिका हो गया और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो आपको लगना ना ये आपस में मिलते जुलते होंगे, तटरेखा ऐसी है, मतलब ये लगता है इसमें टूट के अलग हुए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में वुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, है ना। किसने किया था, आप देखेंगे बुलर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे 1964 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फेदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। तो 1000 फेदम की गहराई की तटरेखा आप देखेंगे, इसके साथ इसको मिलाने की कोशिश की गई थी, जो आपकी सही बैठी थी। महासागरों के पार चट्टानों के आयु में समानता, देखिए आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार चट्टानों के विनिर्माण, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है, आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से, थोड़ा आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, रेडियोमेट्रिक, ओके, काल निर्धारण ये विधि है, तो रेडियोमेट्रिक है ना, ये विधि है। इस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाते हैं। जो आपका दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका की तटरेखाएं एक साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। किसके, ये जो मिलने के जो निक्षेप है किसके, जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वह नहीं थी। जो आप देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बीच में आपका अटलांटिक महासागर है ना, वो पहले नहीं था, वो आज हो गया है।
मतलब अभी है, मतलब कुछ वर्षों बाद हुआ था। अब देखेंगे टेलाइट। टेलाइट पे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। मतलब हिमानी जो, मतलब जो हिमानी नदियां होती हैं जिसमें बर्फ जमी होती है, उनके कटाव से मिट्टी का अपहरण करके और जमा देना, जमा करना, तो ये होता है हिमानी निक्षेप से निर्मित है क्या, टिलाइट, अवसादी चट्टानें। तो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। कितने? 6 विभिन्न स्थलखंड हैं दक्षिणी गोलार्ध के, उनमें ये मिलते हैं। कौन सी? टिलाइट चट्टानें, जो आपके हिमानी, हिमानी जो प्रक्रिया थी, मतलब हिमानी मतलब जिसमें बर्फ की नदियां होती हैं, उनके निक्षेपण से, उनके द्वारा मिट्टी जो काटी जाती है और मिट्टी काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाती है, डिपोजिट कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, अवसादी निक्षेपण। अब देखिए गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं। जो आपके गोंडवाना श्रेणी की जो आधार है ना, जो आधार तल है ना, उनमें क्या है? घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप है ना, मेडागास्कर, आपका अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये थोड़ा हमारा फैक्चुअल डाटा था जो हमने बता दिया। अब देखिए प्लेसर निक्षेप, ये क्या है? घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। क्या है? एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। तो सोना कहाँ? ब्राजील। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे। तो ब्राजील पठार से आप देखेंगे सोने के निक्षेप उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे, तब की बात हो रही है। ओके, अब देखिए जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, ठीक है। अब जैसे मान चलिए आपका जैसे उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका के जो भी उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट वाले जो हिस्सा हैं, मान चलिए कि आपका ये उत्तर अमेरिका है, ये आपका, एक मिनट रुको, मैं ग्लोब को थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ग्लोब पर है ना, देखिए ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर। और आप देखेंगे ये आपका यूरोप है ना, यूरोप के पश्चिमी तट पर। अगर मान चलो कि जो वनस्पति यूरोप के पश्चिमी तट पर पाई जा रही है, अगर वही वनस्पति आपके उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर पाई जा रही है, तो समझिए, मानिए कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके जीवाश्म है ना। अब जो इनके वनस्पति और इनके जीवाश्म और इनके जो भी जानवर थे उस समय जो इससे मिल रहे हैं, तो आप समझिए, मानिए कि कभी ये एक समय रहे होंगे। तो ये बात उन्होंने कह दी है और उसमें और कुछ नहीं है, ये समझना है, ठीक है, यही समझना है और कुछ नहीं है। तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है इस प्रेक्षण से कि लेमूर, देखिए लेमूर भारत, मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये आपके भारत में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लूमेरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। तो उन्होंने कहा ये भाई ये लूमेरिया है, क्योंकि यहाँ पर लूमर मिल रहे हैं, आपके लूमर आपके भारत में मिल रहे हैं, मेडागास्कर में मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं। तो ये तीनों को क्या जोड़ा? इन तीनों स्थलखंडों को जोड़ा और जोड़कर इसका नाम दे रखा था क्या? लेमूरिया। क्यों? कि तीनों एक जैसे थे, कुछ एक जैसे थे, क्योंकि तीनों पर यह जीव मिला था लेमूर, इसलिए। अब देखिए मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे, मतलब उथला हुआ, मतलब कम गहरा हो, खारा पानी हो, उसमें ही रह सकते थे। ओके, इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कैप प्रांत और ब्राजील में इरावर शेल समूह में ही मिलते हैं। ब्राजील है ना, दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील देश है उसमें, और आपके देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कैप प्रांत में, इनमें मिलते हैं। इसके क्या नाम है इसका? मेसोसारस नाम का जीव है, इसकी अस्थियां। तो उन्होंने माना है कि दोनों कभी ये एक रहे होंगे। तो ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है जो पहले कभी एक थे। ये बात उन्होंने कही
अब देखिए प्रभाव संबंधी बल, फोर्स, आप देखेंगे फोर्स लग रहा है ना। अब देखिए वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण क्या दिए थे? तो वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग फोर्स, दूसरा था ज्वारीय बल। अब देखिए ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किसके? पृथ्वी के घूर्णन से। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, संपूर्ण गोला तो है नहीं है, बीच में उभरी हुई है, ध्रुव पर चपटी हुई है, वरण या भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। जो आपको पृथ्वी का जो उभार दिखता है ना, बीच में मोटी सी दिखती है पृथ्वी विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर चपटी होती है, तो बीच में जो आपको उभरी हुई दिखती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है। क्या था? दूसरा बल दिया था, वो क्या था? दूसरा बल था वेगनर का ज्वारीय बल, मतलब जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है। मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से ये सागर में जो महाद्वीप थे उनका क्या हुआ? खिंचाव हुआ। तो उनका खिंचाव के बल की वजह से, इनका ज्वार भाटा बल की वजह से, मतलब आकर्षण बल की वजह से, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, जिससे महासागर में ज्वार पैदा हुआ। और वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए थे। मतलब उस समय बोल रहे थे ये कि उस समय बल प्रभावी था, और उस वजह से ये जो महासागर है, महासागर में जो महाद्वीप है, तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, इसमें जो जगह बची बीच में आकर महासागर भर गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीप विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संबंध धारा सिद्धांत, अब देखिए क्या है ना, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। देखिए 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। इसने आर्थर होम्स वैज्ञानिक ने 1930 में। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्वान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। तो ये बोल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा यही बता दे रहा हूं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्रस्ट अंदर है ना, ये मान लेते हैं 6371, 2900 ऊपरी मेंटल है ना, ये हो गया ऊपरी मेंटल, ये हो गया क्या? मध्य मेंटल। तो ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये इसे बोलते हैं आउटर मेंटल, इसे बोलते हैं इनर मेंटल। तो देखिए स्थल मंडल जो हमारा है, स्थल मंडल आप देखेंगे निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मिलने से बना हुआ होता है। तो ऊपरी मेंटल में आप देखेंगे हमारा जो एक पाया जाता है ध्रुवता मंडल, इसे बोलते हैं एस्टेनोस्फीयर। तो ये इतना गर्म रहता है, इतना ये कि इसमें संवेद धारा बदलती रहती है। संवेद धारा कैसी होती है? ये संवेद धारा ऐसे चलती है जैसे हमारा, मान चलो इसमें ध्रुवता मंडल मतलब पिघलित हुआ अवस्था में, तो इसमें धारा ऐसे चलेगी, ऐसे यूं करके, ऐसे इस साइड में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये चलती रहती है, और इस वजह से आप देखेंगे कि इसमें जो विपरीत दिशा में जाएंगी तो ये फोर्स यहाँ लगेगा इस साइड, ये फोर्स इस साइड लगेगा, तो इसमें करंट पड़ जाएगा, तो ये चट्टान इधर जाएगी, ये चट्टान इधर जाएगी। तो इससे हुआ होगा विस्थापन इसका महाद्वीपों का। तो ये बात उन्होंने कही है, तो यही बात उन्होंने लिख दी है, ठीक है ना। मेंटल है, मतलब इसमें इनमें पूरा मेंटल बताया है। लेकिन अब जो हम भूगोल पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें पूरा मेंटल में नहीं होता, अपर मेंटल में होता है, लेकिन उन्होंने पूरे मेंटल बताया है, ठीक है। तो ये बात थी। अब देखिए महासागरीय अधस्थल का मानचित्र आप देखेंगे, देखिए महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। महासागरों का जो अधस्थल है वो क्या है? एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। अब क्या किया देखिए कि, और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकों
वह गहरी खाइयां हैं जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भाग में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। क्यों नवीन है? क्योंकि वो महासागर पाई जा रही हैं। महासागर कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ये उन्होंने बात कही बोल दी है। अब देखिए हम इसमें थोड़ा आपको बता दें। देखिए ये देखिए आप इसे देखेंगे, ये हमारा महाद्वीप क्षेत्र है, ये हमारा महाद्वीपीय बेसन है ये। लेकिन आप देखेंगे ये क्या है, ये हमारा यहां से हो गया समुद्र, ठीक है, ये हमारा समुद्र स्टार्ट हो गया। अब हम इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय मंगल तट बोलते हैं हम। देखिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्थलखंड होगा, स्थलखंड होगा यहाँ पर, स्थलखंड से नीचे थोड़ी हल्की हल्की ढाल आई है। देखिए थोड़ी हल्की हल्की ढाल आई है ना, तो थोड़ी हल्की ढाल आई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा महाद्वीपीय मंगल तट है, महाद्वीपीय मंगल तट। मंगल तट मतलब वो तट महाद्वीप का जो जल से डूबा हुआ है, मंगल तट हो गया। अब देखिए महाद्वीपीय ढाल, अब हल्का हल्का आप जैसे जाएंगे, जैसे पानी में घुसते हैं, जल में घुसते हैं अंदर, तो देखते हैं हल्की हल्की ढाल सी बनी हुई होती है। धीमे धीमे पैर बढ़ाते हैं कि गड्ढा ना होंगे, है ना, डूब ना जाए। तो आप हल्का हल्का ढाल की तरफ पैर बढ़ाते हैं, तो लगता है हाँ हल्का हल्का नीचे बढ़ रहे हैं, गहरे में जा रहे हैं। तो बस क्या है, आपकी महाद्वीप ढाल हो गई। और आप देखेंगे ये क्या है, ये औसत मतलब क्या है, औसत गहराई है, मतलब ये है आपका समुद्री तल। ये आपका क्या है, समुद्री तल, मतलब नीचे समुद्र मैदान, अंदर जमीन में, समुद्र में अंदर क्या है, मैदान है, समुद्री तल है, पानी के अंदर नीचे, ठीक है। और नीचे जैसे ही नीचे बढ़ता है होकर के, और ये हम थोड़ा अपना सुविधा के लिए बना रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए, तो ये होता है हमारा महाद्वीपीय गर्त। तो ये हमारा महाद्वीपीय क्या हो गया, ये हमारा महाद्वीपीय गर्त हो गया। और हमारा हो गया ये नितल, ये क्या है हमारा नितल हो गया, महाद्वीपीय नितल, नितल, ओके, ये नितल हो गया। तो नितल हो गया, महाद्वीपीय नितल हो गया, महाद्वीपीय ढाल हो गई, है ना, महाद्वीप मंगल तट हो गया। और हमारा ये महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया इस साइड में, जो महाद्वीप की साइड से। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा उच्चतम पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा महाद्वीप क्षेत्र हो गया। तो उन्होंने जो महाद्वीप की औसत गहराई यहाँ पर यहाँ मानी है, देखिए यहाँ पर औसत गहराई यहाँ मानी है, और समुद्र तल उन्होंने यहाँ माना है औसत, ओके, ये बात है। जैसे कोई क्षेत्र, जैसे कोई संख्या कम हो, कोई ज्यादा हो, तो उसका औसत क्या निकालते, बीच का निकालते, एवरेज। तो उन्होंने औसत जो गहराई है और बीच की मानी है ये वाला। और आप देखिए समुद्र आपका ये रहा, तो औसत गहराई ये हो गई। तो आप देखेंगे ये हमारे महासागरीय बेसन सतह है, क्या है, महासागरीय बेसन सतह। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ओके। अब देखिए महासागरीय अधस्तल की बनावट क्या है। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। क्या करेंगे, मदद करेंगे हमारी। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से है, आप उसे पढ़ेंगे। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। देखिए महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसन और मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक मतलब जैसे ज्वालामुखी आए जमीन के, मतलब उसमें किसमें, सागर में अंदर ज्वालामुखी निकला, उद्गार हुआ, फिर धीमे धीमे वो जमता जाता है, पर उसमें जो समुद्र देखेंगे, समुद्र के अंदर एक पहाड़ की टाइप में बन जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटक। महाद्वीपीय सीमा आप देखिए, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मंगल तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहरी सागरीय खाइयां आदि शामिल है। इसमें महाद्वीपीय उभार था जैसे हमने आपको दिखाया, देखिए शायद इसमें हो, कहाँ है, ये रहा, महाद्वीपीय खाइयां हो गई, महाद्वीपीय ढाल हो गया, महाद्वीपीय मंगल तट हो गया, और ये आपका समुद्री नितल हो गया, नितल मैदान मतलब समुद्री मैदान। तो आपकी ज्वालामुखी जो क्रिया होती है इसी भाग में होती है, नितल में, यहाँ पर यूं करके, ठीक है। विस्तार समझाएंगे जब आप चैप्टर इसका अगला पढ़ेंगे ना, उसमें विस्तार से समझाएंगे। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी आप इसके कई बार पढ़ेंगे, ओके, कई बार इसको पढ़ेंगे। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। अब देखिए बेतलीय मैदान, जैसा मैंने आपको बताया था, एक समतल मैदान जब सागर के अंदर,
ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों पर व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। बेतलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से भाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। जो महाद्वीप तट है ना, जहाँ ढाल से होता है ना, वो ढाल से देखेंगे जो निक्षेप है ना, इसी नेतल पर जमा होते हैं, लेकिन दूर होते हैं ढालों से, होते यहीं पर है। जैसे कि यहाँ से अवसाद आया, अब यहाँ जमा हो गया, यहाँ यहाँ ठीक है, ये हमारा नेतल है पूरा, ये क्या नेतल है, ये ऊपर सागर है हमारा। मध्य महासागरीय कटक क्या देखिए, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनती है। पर्वत होते हैं अंदर पानी के अंदर, क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। तो महासागरीय जल में डूबी हुई है पृथ्वी के धरती पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जमीन के अंदर, इसमें जल के अंदर। ओके, इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक स्ट्रिप्ट, एक प्रभाजक, राप पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषताएं। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है जो आप लोगों ने पढ़ी है। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पिछली बार, इससे पहले हमारी जो क्लास हुई है, आप उसमें जाइए और उसको वीडियो देख लीजिए। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। अब देखिए भूकंप का और ज्वालामुखी वितरण क्या है। देखिए भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 अ व ब में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बुंद रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? हिंद महासागर जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बट जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी शाखा म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक चली जाती है। तो न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप हैं। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हुए। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं और प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो मैं आप थोड़ा इसको देख लीजिए, भूकंप व ज्वालामुखी वितरण देखिए। तो आपको दिख रहा है ये हल्के हल्के बिंदु से, ये क्या है? ये आपके छिछले भूकंप केंद्र, मतलब यहाँ पर भूकंप आता है आपके महासागरीय क्षेत्रों में। देखिए क्या है? आपके छिछले भूकंप क्षेत्र आपके। ये आपके कहाँ गए? ये आपके आए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होते हुए, आप देखेंगे ये गए आपके दक्षिण अमेरिका के चिली के दक्षिणी तट पर। और आप इसको देखेंगे, देखिए आपके फिर ये छोटे हल्के भूकंप, छिछले भूकंप देखिए निकले, ये गए दक्षिण अमेरिका से होते हुए चलेंगे। देखिए ये आपके अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचेंगे दक्षिणी भाग में। और ये आप ये एक पट्टी कहाँ जाएगी? एक पट्टी आपके अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी ओर है ना, ये अटलांटिक महासागरीय कटक बोलते हैं। ये क्या है? ये आपका अटलांटिक महासागरीय कटक हो गया। देखिए ये हो गया आपका अटलांटिक महासागरीय कटक। अब जो आपको जो बड़े बड़े बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बड़े बड़े बिंदु हैं। तो बड़े बड़े बिंदु जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं तप्त स्थल। ये क्या है? ये आपके हवाई द्वीप क्या है? आपका तप्त स्थल है। ये आपके क्या तप्त स्थल है? तो आपको बड़े बड़े बिंदु दिख रहे हैं, बड़े बड़े बिंदु दिख रहे हैं। देखिए ये आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ये रहे आपके है ना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। देखिए बड़े बड़े बिंदु हैं, क्या तप्त स्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही। देखिए यहाँ पर सारा रेगिस्तान करीब पाया जाता है आसपास। यहाँ पर देखिए तप्त स्थल, ये तप्त स्थल, ये तप्त स्थल, देखिए है ना, ये क्या है? तप्त स्थल है। और आप देखिए तो छिछले भूकंप हुए, और आप देखें इन्हीं के सारे सारे आपके ज्वालामुखी उद्गार भी हुए हैं। ज्वालामुखी उद्गार तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके ज्वालामुखी उद्गार भी पाए गए हैं, ये रहे है ना। तो ये आपकी पट्टी क्या है? ये आपकी एक देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार आपका ये भी है, ये देखेंगे है ना, ये भी ज्वालामुखी उद्गार है, ये रहे। ये आपके जापान है ना, जापान में देखिए ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। देखिए ये ये क्षेत्र है ना, तो ये उन्होंने बता दिए हैं। देखिए सागरीय अधस्थल का विस्तार, सागरीय अधस्थल का विस्तार देखिए।
जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रभा उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। प्रभावरूप अध्ययनों ने क्या किया है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। ओके, चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। देखिए, यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। जो मध्य महासागरीय कटक है उनमें क्या ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो क्या है, एक सामान्य क्रिया है, और उद्गार क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। तो इनसे क्या निकलता है, लावा निकलता है। महासागर कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुण में समानता पाई जाती है। एक चुंबकीय गुण हो गए, इनकी संरचना हो गई, इनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती हैं तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक होती है। तो महासागरीय परपटी की अब देखिए, मैं थोड़ा आपको इसको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है, ये बात है। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा बताएं, देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हमारी ये प्लेट है, ये क्या है, ये आपकी प्लेट है। सही, थोड़ा सही बताऊं मैं आपको, ये हमारी क्या है, एक प्लेट है। एक मिनट रुकें। देखिए, यहां से ज्वालामुखी निकला, उद्गार हुआ। देखिए, जैसे चट्टान ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, अब एक दूसरे के दिशा के विपरीत जा रही है, तो इनका गलनांक बिंदु कम होगा, तो कम तापमान पर ही चट्टानें पिघल जाएंगी, लावा बन जाएगा, लावा उद्गार होगा और ऊपर आके जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जम गया लावा, जम गया। अब दोबारा फिर हुआ ऐसा ही, दोबारा लावा आया। अब जो चट्टान ये थी ना, ये तो भाई जम के थोड़ी पुरानी हो चुकी, जैसी जमेगी ना ये, तो जम के इसको तोड़ेगी, तोड़ के फिर ये चट्टान थी, ये आगे बढ़ जाएगी, ये आगे बढ़ गई, फिर ये जमेगी ऊपर जाके, फिर दोबारा लावा हुआ, मतलब फिर दोबारा ज्वालामुखी क्रिया हुई, फिर लावा निकला, फिर ये चट्टान यहाँ पहुंच गई, इधर से भी यहाँ पहुंच गई। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे दोबारा ज्वालामुखी फिर हुई थी, फिर आपकी चट्टान ये यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई। मतलब ये है कि चट्टानें जैसे ज्वालामुखी निकलता बाहर, जो चट्टान जमी हुई थी ना ज्वालामुखी के ऊपर, उसको तोड़ के आगे बढ़ जाती है, फिर नई चट्टान जम जाती है। फिर फिर दोबारा क्या हुआ, ज्वालामुखी आया, चट्टान टूटी, क्रैक हुई, लावा बाहर निकला, पुरानी चट्टान विस्थापित हो गई, फिर नई चट्टान जम गई। तो ऐसे आप देखें, ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी होती है पुरानी चट्टानें, पुरानी चट्टानें। ओके, ये क्या है, ये आपकी पुरानी चट्टानें है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी नई चट्टान है। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, शायद आपको किसी ने ना बताया हो, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये चट्टानें जैसे नई पुरानी होती है ना, नई पुरानी, जैसे मान चलो ये हमारी चट्टान जमी यहाँ पर, ये हमारी चट्टान जम गई ज्वालामुखी के बाद, ये जम गई, मतलब ये चट्टान हमारी जम चुकी। ओके, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इसको सही से बनाऊं, थोड़ा सही हाथ नहीं आ रहा। देखो, ये हमारी चट्टान जमी, देखिए ये हमारी नई चट्टान है, ये नई चट्टान है, ये इसके बाद पुरानी है। मान चलो ये हमारी 1 मिलियन वर्ष पहले की है, ये भी हमारी 1 मिलियन वर्ष पहले की है, ये हमारी 2 मिलियन वर्ष पहले की है, ये भी हमारी 2 मिलियन वर्ष पहले की है, ये हमारी 3 मिलियन वर्ष पहले की है, ये भी हमारी 3 मिलियन वर्ष पहले की है। तो मान के चलो हमारा जो भी, अब देखिए चट्टानों क्या होता है, चट्टानों में भी हमारे जो भी ध्रुव होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे चट्टान पुरानी होगी ना, जैसे चट्टान पुरानी होती जाएंगी तो उनके चुंबकत्व मान भी चेंज होंगे। देखिए यहाँ पर मान के चलो प्लस प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, या नेगेटिव या नेगेटिव। जैसे चट्टान ये चेंज होगी 2 मिलियन वर्ष पुरानी, तो फिर ये जैसे बढ़ेगा ना आगे, तो ये इसका भी मान माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर और ये पुरानी होगी तो फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये प्रक्रिया चलती रहती है चट्टानों के समय के अनुसार। ओके, मतलब चेंज हो जाता मान।
तो ये बात है। अब देखिए महासागर आधे स्तर का विस्तार तो वही है। तो देखिए ये महासागरी पटल है, ये सट जा रही है, ये सट जा रही है, ये स्थलमंडल है ना। अब देखिए आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, हमारा तप्त स्थल, ये हमारा दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल है हमारा ये। अब एक प्लेट हमारी सट जा रही है, एक प्लेट हमारी सट जा रही है, ये सट आ रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक प्लेट हमारी जो महाद्वीप प्लेट है, अब एक प्लेट हमारी साइड से इधर आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है। अब जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है तो ये कहते हैं कि महासागर प्लेट का घनत्व अधिक होता है। महासागर प्लेट का घनत्व अधिक होता है, कितना होता है 2.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। तो आप देखेंगे भारी घनत्व की चट्टानें अंदर चली जाती हैं और हल्के घनत्व की चट्टान ऊपर जाती हैं। तो महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं इनका घनत्व कम है, इनका घनत्व कम है, इनका 2.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और इनका है 2.97 सेंटीमीटर है ना प्रति क्यूब। तो ये अधिक घनत्व होने के कारण ये जमीन में चली जाती है अंदर, ये ऊपर आ जाती हैं। तो ये प्लेटें यहाँ चली गई, यहाँ ये टकराई, यहाँ पर जिस टकराई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गर्त बनेगा, ये बनेगा गर्त आपका। तो ये चट्टान यहाँ चली जाएंगी, ये तो इसका ये क्या होगी, इनका क्षय होगा, ये पिघलेंगी। सेम कंडीशन आपसे इधर देखेंगे, ये अब सारी प्लेट ये क्या है, ये आपकी स्थल प्लेट की सीमा है और ये आपकी जलीय सागरीय प्लेट सीमा है। अब देखिए अभी जो अधिक घनत्व की चट्टान होगी वो जमीन के अंदर नहीं चली जाएगी और फिर आपकी क्या करेगी, इसका क्षय होगा, ज्वालामुखी बनेगी, ठीक है। अब देखिए अब ये चट्टानें ऐसे चल रही हैं, अब इसकी जो समनी धारा है ना, समनी धारा ऐसे चलती है होकर के, ये क्या चली, समनी धारा है, ये क्या है, समनी धारा, ये समनी धारा है। तो समनी धारा जिस दिशा में होती है चट्टानें गति उसी दिशा में होती है। देखिए इस दिशा में, तो इस दिशा में चट्टान घूम रही है, इस दिशा में, इस दिशा में घूम रही है। अब इसमें जैसे ही चट्टान विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसमें क्रैक पड़ेगा, लावा बाहर निकलेगा, तो लावा जम रहा है, ठीक है। अब देखिए लावा जम रहा है, जम गया, ठीक है। अब जैसे ही फिर दोबारा लावा निकलेगा, अब देखिए चट्टान तो हमारी चल रही है, चट्टानें तो हमारी निरंतर चल रही है ना। तो चट्टानें जब हमारी निरंतर चल रही हैं तो जैसे विपरीत दिशा में जा रही तो फिर दोबारा लावा निकलेगा बाहर। तो इसमें जो इसमें जमा हुआ लावा था ना, ये जमा हुआ लावा टूटेगा, फिर टूट के आगे बढ़ेगा, फिर नया लावा आके जम जाएगा इसमें। फिर कुछ समय बाद फिर ज्वालामुखी क्रिया होगी, तो फिर ज्वालामुखी क्रिया बाहर निकलेगी, लावा बाहर निकलेगा, तो जो पुराना जमा हुआ लावा तो वो टूटेगा, टूट के आगे बढ़ेगा और फिर नया लावा जमेगा। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो चट्टानें निरंतर बढ़ रही है ज्वालामुखी से महासागरों में, और इधर से क्या हो रहा है, उधर से उनका क्षेपण हो रहा है, उधर से उनका क्षेपण हो रहा है। तो ये क्या है, ये आधे स्तर का विस्तार हो रहा है। तो आप कहेंगे देखिए कि चट्टानें कैसे बढ़ रही हैं और कैसे इनका निक्षेपण हो रहा है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब इसमें आप देखिए ये हमारी महासागरीय खाई बन गई, ये महासागरीय खाई, महासागरीय खाई, ये हमारे सागरीय विस्तार के कटक हो गए। देखिए है क्या कटक हो गई ये ना। तो ये देखिए तो रूपांतर प्लेट सीमा हो गई, अपसर प्लेट सीमा हो गई। तो हमने सारी चीज इसमें बता दी आपको, ओके, सारी चीज हमने आपको बता दी है, ठीक है। हाँ बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ बच्चों समझ में आ रही है ना बातें। तो भाई ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, है ना, आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे जो महासागर थे और महासागर हमारे देखिए महाद्वीप कैसे कैसे अलग अलग डिजाइनों में थे, है ना, वो हम देखेंगे इसमें। तो देखिए पर्पटिक चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तो गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटिकाओं के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान होते हैं। तो देखिए जो महाद्वीप क्षेत्र होते हैं तो महासागरीय कटों पर कटकें जो होती हैं वहाँ पर भूकंप के केंद्र होंगे, तो वो तो अधिक गहराई पर होंगे ना, वो तो अधिक गहराई पर होंगे। लेकिन जो हमारे महाद्वीप की बात हो रही है वो तो कम गहराई पर होते हैं, लेकिन महासागरों में अधिक गहराई पर होते हैं। अब देखिए पहले जो हमारे जो आप देखेंगे ना, जैसे आप अपना अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं, भारत देखते हैं, चीन देखते हैं, है ना, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, आपके एशिया महाद्वीप, तो पहले ऐसे बटे हुए थे। देखिए ये ऐसे बटे हुए थे, जैसे आपको ये टुकड़ा दिख रहा है ना, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा कौन सा है, देखिए ये टुकड़ा है आपका अफ्रीका, ये नहीं इसका है, ये है आपका ये उत्तर अमेरिका टुकड़ा है। ये पहले उत्तर अमेरिका हमारा ऐसा दिखता था, उत्तर अमेरिका पहले जब हमारा ऐसा दिखता था, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये कब की बात है, ये है 5400 लाख वर्ष पूर्व। तो 5400 लाख वर्ष पूर्व हमारा उत्तर अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका इस तरह से दिखता था, ठीक है। अब 4200 लाख वर्ष पूर्व हमारा उत्तरी अमेरिका ऐसे दिखने लगा, ऐसे,
ओके, अब 3000 लाख वर्ष पूर्व हमारा उत्तर अमेरिका ऐसे दिखने लगा। ये देखिए, ये सारे जुड़े हुए थे सब। फिर आप देखेंगे 1200 लाख वर्ष पूर्व आपका उत्तर अमेरिका ऐसे था, देखो इसमें जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में आपका उत्तर अमेरिका ये रहा, ये रहा आपका वर्तमान में उत्तर अमेरिका। ओके, अब ये था हमारा दक्षिण अमेरिका, उस समय 54 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका इस समय था। और 4200 लाख वर्ष पूर्व हमारा दक्षिण अमेरिका इस तरह से, देखिए ये रहा हमारा, यहाँ तक आगे भी फैला जुड़ा हुआ है। और फिर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, आप देखेंगे 1200 लाख वर्ष पूर्व इस तरह का था, और 3000 लाख वर्ष पूर्व इस तरह का था। और वर्तमान में आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, वर्तमान में दक्षिण अमेरिका हमारा ये रहा, ये रहा वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, सब देखते हैं ग्लोब पर। ओके, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ये आपका अटलांटिक था, हाँ अंटार्कटिका, ये आपका अंटार्कटिका था, अंटार्कटिका। और ये अंटार्कटिका आपका ऐसा हुआ आपका 4200 लाख वर्ष पूर्व अंटार्कटिका। फिर अंटार्कटिका आपका ऐसा हुआ आपका 3000 लाख वर्ष पूर्व। फिर आपका अंटार्कटिका इस तरह हुआ, है ना, 1200 लाख वर्ष पूर्व। और वर्तमान में आपका अंटार्कटिका ये बन गया, देख रहे हो कैसे, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये देखिए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप आपका वर्तमान में इस तरह का। अब देखिए आज से करीब 1200 लाख वर्ष पूर्व कैसा था, ऐसा था, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप इससे जुड़ा हुआ था, देख लीजिए ना। तो ऐसे सारी चीज आप देख लेंगे, और इनके थोड़े कोड दे रखे हैं, आप इसे थोड़ा देख सकते हैं, है ना। चीज टाइम टेकिंग हो जाएंगी, इसलिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कैसे समय के अनुसार महासागरों से, आप देखेंगे महासागरों में जो भी महाद्वीप थे उस समय, अब कैसे चेंजेस हुए और कैसे महाद्वीप अपने अलग स्थिति से बनते हुए आज वर्तमान आपको इस तरह से दिख रहे हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। जो इसमें जो हमने उसमें समझाया था ना, इसमें जो हमने इसमें समझाया था, कहाँ गया ये, इसमें महासागरीय लावा बढ़ेगा ना, महासागर में जो भूकंप ये ज्वालामुखी होगा, लावा निकलेगा, लावा निकल के बढ़ जाएगा, फिर दोबारा लावा निकलेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर ये चट्टान आगे बढ़ जाएंगी, वो लावा आगे बढ़ जाएगा, फिर दोबारा लावा आएगा, फिर वो जब वो लावा आगे बढ़ जाएगा इस साइड, दोनों साइड में, तो ये धकेलती चलती, तो ये चट्टानें धकेल देती हैं इस साइड, है ना। तो ये चट्टानें बनती भी है, उनका गलनांक भी होता है, वो उनका क्षय भी होता है, क्षय होता है उनका दुर्बलता मंडल में। जैसे अभिसारी चट्टान आप देखेंगे ना, अभिसारी, तो अभिसारी चट्टान बोलते हैं इसको, अभिसारी प्लेट किनारा। तो एक चट्टान नीचे जा रही है और दूसरी उसके ऊपर टकरा रही है, तो इनका क्षय भी होता है, इनका निर्माण भी होता है, ये बात है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर विस्तार से दूसरे महासागर के नष्ट, है ना, दूसरे महासागर के नाश सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की, आप देखेंगे, बात कही। किसकी की? महासागरीय क्षेपण की बात की। हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नए परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय परतों यानी महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में महासागरीय तल विस्तार की मूल संकल्पना दिखाएगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया, मैं आपको थोड़ा फिगर से एक बार और बता दूं, देखिए देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको फाइनली बता रहा हूं इसको, और इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा तो चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, देखिए ये प्लेट इस साइड आ रही है, इस साइड, ये इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। तो देखिए जो प्लेट नीचे की तरफ जाती है, जो प्लेट नीचे तरफ धंसती है ना, इसका घनत्व अधिक होता है। तो इसका घनत्व अधिक होता है इसलिए नीचे धंसती है, और इसका घनत्व कम होता है इसलिए ऊपर रह जाती है। अब ये नीचे धंसती जाती है तो इसमें ये
प्लेट हमारी पहुंच जाती है दुर्बलता मंडल में, तो दुर्बलता मंडल में ये इतना तापमान अधिक होता है इसका लिथोस्फीयर का, इतना तापमान अधिक होता है कि चट्टानें हमारी पिघलित अवस्था में हो जाती है, तापमान इतना अधिक होता है कि चट्टान हमारी द्रवित अवस्था में हो जाती है, और द्रवित अवस्था में, है ना। तो चट्टान यहाँ पर आई, चिनकच्छ हो गया, तो ये हमारा हो गया आपका पूरा दुर्बलता मंडल। अब देखिए चट्टान जैसे ही पिघलेगी लावा बनेगा, अब जैसे चट्टान ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो यहाँ पर दबाव कम होगा, तो यहाँ पर हमारा मैग्मा बाहर निकलेगा, तो मैग्मा हमारा यहाँ भर गया, तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, हमारे यहाँ बनेगा महासागरीय कटक बनेंगे। अब जैसे फिर दोबारा यहाँ पर क्या होगा, महासागरीय कटक में आप देखेंगे यहाँ पर इस चार्ट में, तो यहाँ पर दोबारा मैग्मा बनेगा, और जो वहाँ पर जमा हुआ जो पहले लावा था इसको तोड़ेगा, तोड़ के फिर ये इस साइड खिसका देगा, ये इस साइड खिसका देगा, फिर नया लावा फिर जम जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब उसका क्या होगा, जब फिर कुछ समय बाद इसका लावा बाहर निकलेगा, तो फिर यहाँ पर जमा हुआ लावा था इसको तोड़ेगा, इसको आगे बढ़ा देगा, इसको आगे बढ़ा देगा, और फिर यहाँ पर जम जाएगा। तो ये क्रिया चलती रहती है। तो ये क्या कर, ये धकेल रहा है, धकेल रहा है ना, तो साथ साथ में ये हमारी प्लेट है ना, ये भी साथ में जा रही है। अब देखिए एक साथ तो इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन ये प्लेट आगे आते आते यहाँ पर जाके आपके इसमें इस तरह इसमें क्या हो रही है, ये गल रही है, गल रही है, गलनांक बिंदु में गल रही है। तो इस साइड विनाश हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड इसका विस्तार हो रहा है। तो ये क्या है, हमारी ये गर्त है, ये हमारी क्या है, गर्त, महासागरीय गर्त, ये क्या है, महासागरीय गर्त। तो हम आपको बता रहे हैं एक महासागरीय जल की कहानी, ठीक है, अंदर। तो ये बात है, उसमें और कुछ नहीं है, कोई रोकड़ सांस नहीं, बस इतनी बस समझनी है। महासागर प्रपटी अपेक्षाकृत नवीनतम होना, और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के नष्ट सिकुड़ने पर हेस ने महासागर प्रॉपर्टी के क्षेपण की बात कही है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है, जैसे मैंने आपको भी फिर से बता दिया। चित्र 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है, हमने आपको बता दिया। अब देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपीय व महासागरों के वितरण के अध्ययन से फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा उधर से होगा ना, ऊपर से अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तन की कहा गया है। एक विवर्तन की प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। कैसी? क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से लेकर 10 किलोमीटर और महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, और इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीपीय से संबंध है। उदाहरण आप देखें, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीप प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। आप देखेंगे तो देखो, हम इसमें आपको एक बात बता दें। देखो इन्होंने जो बात जो लिखी है ना, सारी रामायण यही खत्म, एक शब्द में खत्म, नो डिस्कस नो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सारी बात इसमें बताएंगे आपको 1 मिनट में। देखिए जैसे हमारी ये दे रखे हैं, इनको भी समझेंगे चित्र में। हम आपको बता, जैसे हमारी प्लेट है, ये प्लेट देखिए, इतना ये ताम झाम लगा देते हैं, है ना, किताबों में लिख देते हैं भर भर के, बच्चे समझ नहीं पाते। वो बात छोटी सी होती है, उसी छोटी बात को इतना लंबा लिख देते हैं ना कि बच्चे पढ़ने वाले कंफ्यूज, है ना। अब देखिए हमारी प्लेट ये साइड जा रही है, ये साइड जा रही है। अरे 1 मिनट ये क्या हो गया, ये साइड जा रही है, ओके, ये साइड जा रही है और ये साइड आ रही है, और हमारे नीचे से चलती है हमारी संवहनीय धाराएं। क्या? स्टेनोस्फीयर में दुर्बलता मंडल चलती है हमारी संवहनीय धाराएं। थोड़ा देख लो, ये टॉपिक लंबा हो रहा है बहुत, इतना समझाना पड़ रहा है कि किसी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए, पर पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते आप लोग।
आप लोग समझो। ओके, समझो भाई, समझो, समझो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तो ये हमारी संवैनी धारा है। ओके, ये हमारी संवैनी धारा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये सारा उल्टा बन गया। इस पूरा का पूरा, सारा का सारा ये उल्टा बन गया सारी बातों में। ये एक मिनट रुकना। देखिए भाई, बोर्ड पे थोड़ा, ये इस साइड चल रही है, इस साइड चल रही है। अब ये सबमिट धारा ऐसे चलेगी, इस साइड। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी संवहनी धारा है। ये जिस साइड चलेंगी, जिसकी दिशा जिधर होगी, जिस साइड में इनकी गति होगी संवहनी धाराओं की, तो हमारी प्लेटें उसी दिशा में मूव करती हैं। तो देखिए, हमारी प्लेट की दिशा इस साइड है, तो ये प्लेट हमारी साइड मूव कर रही है। इस संवहनी धारा की दिशा इस साइड में है, तो हमारी प्लेट इस साइड दिशा, इसमें से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आप देखिए, हमारी जो प्लेटों के नीचे जो भी संवहनी धाराएं यहाँ पर हो रही हैं, तो ये इसकी दिशा आप देखेंगे किसमें, लेफ्ट साइड में हो गई, इस साइड में हो गई, तो हमारी जो प्लेट है लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। अब आप इसको देखिए, हमारी जो संवहनी धारा ऊपर जाते हुए राइट साइड में मूव हो गई, तो हमारी प्लेट है वो हमारी राइट साइड में मूव कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस साइड में आपकी धारा मूव कर रही है ना, संवहनी धारा, आपकी प्लेटें उसी हिसाब से मूव करेगी। अब हम आपको बता दें, ये आपकी जो प्लेटें होती हैं, ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों सतह पर होती हैं। ऐसा नहीं कि महाद्वीपीय पर होती हो, महासागर पर नहीं होती हो। ये आपके महाद्वीप और महासागर दोनों सतह पर होती है। अब जब ये टकराती हैं आपस में, जब टकराती हैं तो भूकंप बनता है, बलित प्रत बनता है। और जब ये वापस एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। और एक बात हम इसमें और बता दी थी कि जो आपकी मोटी प्लेट, मतलब जिसका घनत्व अधिक है, जिसका घनत्व अधिक है, मोटी नहीं, जिसका घनत्व अधिक है, वो प्लेट आपके दुर्बलता मंडल में जाती है और उसका क्षय होता है। क्षय कैसे, कि आपके दुर्बलता मंडल में इतना तापमान अधिक होता है कि जो भी प्लेट वहां पर जाएगी वो गल जाएगी, क्योंकि तापमान अधिक इतना होता है। इसीलिए हम आपको बता दें, जब आपकी एक प्लेट गर्त में जाती है और दूसरी प्लेट उससे आकर टकराती है, मान के चलो कि ये आपकी मान के चलो, ये आपकी है महाद्वीपी प्लेट। ये क्या है, महाद्वीपी प्लेट है, महाद्वीप प्लेट। ठीक है, ये आपकी महासागरीय प्लेट है, महासागरीय मान लेते हैं। तो महाद्वीप प्लेट का घनत्व कम होता है, महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है। इसीलिए हमारी जो महासागरीय प्लेट है वो हमारे नीचे दुर्बलता मंडल चली जाती है, और ये प्लेट आके यहाँ पर टकराती है या क्रैक पड़ जाता है, और हमारी बन जाती है यहाँ पर खाई। ये कब बन जाती है, खाई बन जाती है, गर्त बन जाती है। तभी तो उन्होंने बोला कि खाइयों में आपकी प्लेटों का या आपकी जो भी अधस्तल हो रहा है समुद्र का, वो उन अधस्तलों का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो क्षय तो ये हो रहा है, ये प्लेट नीचे जा रही है, क्षय होगा। बस इतनी सी बात है, और उसमें कुछ समझने के लिए नहीं। अब उन्होंने देखिए, अब ये प्लेटों को भाग दे दिए हैं, तो हमारे इस स्थल मंडल में प्लेटें 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें और भी छोटी प्लेटें, इसमें हम आपको दिखाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात उन्होंने ऐसे भर भर के लिखा है 10-10 जगह पर। तो क्या बताएं आपको, क्योंकि भाई समझ रहे हैं ना आप। तो वही है, कोई समझाने वाला हो तो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाए, और कोई समझाने वाला ना हो तो पढ़ते रहेंगे, चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग जो क्लासेज आपको नंदनी आईएएस के यूट्यूब पर जो मिलती हैं, आप उनको कंटिन्यूस देखा करो। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब कि हम बिल्कुल ही बिना करे ही कुछ मिल जाए। तो भैया, आप जब तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई एग्जाम हो, जब तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब मैं इसको थोड़ा इतना ही रखता हूँ, है ना, टाइम लग रहा है। तो देखिए आपकी, ये आपकी रही यूरेशियाई प्लेट, ये रही यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट हो गई। ये आपकी रही उत्तर अमेरिका प्लेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, और ये आपके यहाँ से इस बीच में हो गई आपके कोकोस प्लेट, ये आपकी होगी नजका प्लेट, ये रही। ये आपकी होगी दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये रही। ठीक है, और ये आपकी कैरिबियन प्लेट होगी आपकी। और आपकी हम बता दें आपको, ये हो गया बाकी फिलीपीन प्लेट, जावा ट्रेंच इंडो वेस्टर्न प्लेट आपकी ये रही। ओके,
अब कैरोलिन प्लेट आपकी ये रही, अंटार्कटिका प्लेट यहाँ तक रही आपकी, ठीक है। और आपकी इसके इसके से प्लेट आपकी ये रही, और आपकी दक्षिण अमेरिका प्लेट आपकी ये रही, ठीक है। मध्य अटलांटिक तक आपका इस चार्ट है, ये रहा, ये देखिए, है ना। और आपके यूरेशिया प्लेट आपकी ये रही, अफ्रीका प्लेट आपकी रही, अरेबियन प्लेट आपकी ये रही। तो आपकी सारी प्लेटें हैं ये, ठीक है, आपकी ये सारी प्लेटें हैं। और पूर्वी महासागरीय प्रशांत महासागरीय प्लेट आपकी ये रही। तो आपकी हिंद महासागर, इसको क्या बोलते हैं, महासागरीय प्लेट, और आपकी महाद्वीप प्लेट, इनका घनत्व अलग अलग होता है। तो ये हमारी महासागरीय प्लेट भी होती है, हमारी महाद्वीपीय भी प्लेट होती है। अब देखिए इन्हीं प्लेटों के इन्होंने नाम लिख दिए, हम उनको नाम को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं, देखिए पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। क्या करते हैं, सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार हैं, अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है, ठीक है, क्या है, शामिल है। ठीक है, अब देखिए उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तक सम्मिलित हैं, तथा दक्षिण अमेरिका के प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। इनके नाम लिख दिया है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट होगी, अफ्रीकी प्लेट होगी, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। और आप देखें इसमें यूरेशिया प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है, पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट इसमें सम्मिलित है। देखिए ये यहाँ की बात हो रही है, पूर्वी अटलांटिक महासागरीय कटक, ये इसकी बात हो रही है। ओके, अब देखिए यूरेशिया प्लेट, है ना, कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट देखिए। आपकी कोकोस प्लेट रही है ना, ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। आपकी अगली नजका प्लेट रही, ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है ना। जब आप प्लेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। अरेबियन प्लेट हो गई आपकी, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट होगी आपकी, है ना, ये आपकी प्लेटें हैं। और इसमें आप एक देखेंगे आपकी ये कैरोलिन, है ना, कैरोलिन प्लेट होगी आपकी, यह न्यून गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। और आप इसमें देखेंगे फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। और वैज्ञानिक की संकल्पना की, उनकी संकल्पना क्या है, देखिए कि केवल महाद्वीप गतिमान है। सही नहीं है कि महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद निर्विवाद तथ्य है कि भूगोल मतलब भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं। क्या रही हैं, ये प्लेट सभी गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। अब देखिए चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था। जो हम सारी चीज आपको बता चुके हैं, ये सारी चीज हमने आपको शुरू में ही बता दी हैं। यदि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है, महाद्वीप पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है, भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे। जो महाद्वीप क्या थे, जो प्लेट के ऊपर स्थित थे, वो क्या था, चलायमान थे। और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कि कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीप भारत की अवस्थिति नागपुर में क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई। प्लेट संरक्षण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनाती हैं। अब देखिए अपसारी सीमा, मतलब अपसारी सीमा, है ना, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, अलग हटती हैं। तो देखिए मैंने भी सारी चीज इसमें बता दी थी। देखिए देखिए अब एक चीज को बार बार इसमें बताना पड़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज को 10 जगह लिख दिया है। ये हम सारी चीज आपको बता चुके हैं। चलो हम एक बार दोबारा फिर बता दे रहे हैं आपको डायग्राम बना के, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगी फिर से।
यही तो बात होती है। देखिए, अब सारी प्लेट का मतलब होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएं। देखिए, एक प्लेट हमारी इस साइड जा रही है और एक प्लेट हमारी इस साइड जा रही है। जब ये प्लेट दूसरे से हटेंगी तो यहाँ पर जो हमारा दुर्बलता मंडल है, नीचे जो मेंटल वाला भाग है, दुर्बलता मंडल है ना, इसमें ये जो गलनांक बिंदु है वो कम हो जाएगा। तो कम तापमान पर ही चट्टानें पिघलत अवस्था में हो जाएंगी, तो मैग्मा बनेगा और जल्दी से मैग्मा आएगा और यहाँ पर जम जाएगा। यहाँ पे फिर नया मैग्मा आएगा, फिर इसको तोड़ देगा, फिर इसको विस्तार कर देगा, फिर नया मैग्मा जम जाएगा। तो ये क्रिया चलती रहती है निरंतर। तो ये हो गया अब सारी सीमा। अब हम आपको बता दें अविसरण सीमा मतलब जब प्लेटें आपस में आके टकराती हैं। देखिए टकरा रही हैं, ये टकरा रही है आपस में आके। जब प्लेटें जब आपस में आके टकराएंगी तो आप बताइए, जब अगर दोनों चट्टानों का घनत्व समान है तो क्या होगा? भूकंप आएगा। भूकंप आएगा, बलन भी पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें हल्का सा भी किसी चट्टान का घनत्व कम होता है तो वो चट्टान नीचे दुर्बलता मंडल की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए, यही है हमारी अवसर सीमा। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूप्रपट्टी नष्ट होती है वह अवसर सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। अवसर तीन प्रकार से हो सकता है। महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच होगा, या तो महासागरीय प्लेट हो मान चलो हमारी ये हमारी महाद्वीप प्लेट है, मान चलते हैं ये हमारी महाद्वीप प्लेट है, महाद्वीप प्लेट है। और ये हमारी महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तब हमारा महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है। जब महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है तो ये महाद्वीप की प्लेट के नीचे से धस जाती है, धस के जाएगी दुर्बलता मंडल में, फिर इसका पिघलन होगा भाई, ये भी तरल अवस्था में बन जाती है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए, दोनों महासागरीय प्लेट हो या फिर ये भी महासागरीय हो ये भी महासागरीय हो, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि दोनों प्लेटों का घनत्व समान हो, नहीं। एक प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, एक का कम होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे दुर्बलता मंडल में धस जाती है। तो अगर आप मान लीजिए इसमें एक महासागरीय हो एक महाद्वीपीय हो, या फिर एक महाद्वीपीय हो फिर एक महासागरीय हो, या फिर दोनों महासागरीय हो या फिर दोनों महाद्वीपीय हो, समझ रहे हो? तो ये सारी बातें इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, रूपांतरित सीमा मतलब विस्थापन होना। देखिए, जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरित सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरित सीमा कहते हैं। उन्हें रूपांतरित सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल है जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटों के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेटों के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। जब पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी घूमने से भी प्लेटों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब सीमा आप देखेंगे, जैसे रूपांतर सीमा है, ठीक है, मतलब ये प्लेटें खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। अब यहां पर ना तो नई प्लेट बन रही है और ना वहां पर कोई पुरानी प्लेट का क्षय हो रहा है, ना तो कोई निर्माण हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें हम देखेंगे जैसे शुरुआत में आपकी भारत की प्लेट ऐसी थी, ये आपको दिख रही है, ये भारत की प्लेट थी, मतलब आज से 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर आप देखेंगे 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व आपकी प्लेट इस तरह से हो गई, इस तरह से हो गई। देखिए, विषुवत रेखा के पास इसका ऊपरी हिस्सा पाया जाता था उस समय, कितना, कब? 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका जो आपका जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ना ऊपरी वाला, वो हिस्सा उस समय विषुवत वृत्त के पास पाया जाता था। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व आप देखेंगे जो आपका केरल वाला हिस्सा ना, केरल वाला हिस्सा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये हिस्सा आपका आप ये देखेंगे विषुवत रेखा के पास पाया जाता था उस समय। मतलब आधा भाग विषुवत रेखा इससे गुजरती थी आपके केरल राज्य से, आपके तमिलनाडु से उस समय में। कब? 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व में। फिर आप देखेंगे 1 करोड़ वर्ष पूर्व में क्या देखेंगे, फिर ये हिस्सा आपका थोड़ा सा ऊपर आ गया। कौन सा? ये आपका दक्षिण अमेरिका वाला, ये दक्षिण जो हिस्सा है ना भारत का, केरल हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, ये थोड़ा ऊपर आ गया। और वर्तमान में आपका भारत दिख रहा है इस तरह से, ये आपका वर्तमान का भारत है। तो आपके अब 8:04 से ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा की तरफ, है ना।
प्लेट प्रवाह दरें। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागर कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बात इसमें लिख दी गई है, उन्हीं चीजों को दोहरा दोहरा के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए। और आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्ट द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है। अब ये बता रहे हैं कि देखिए कौन सा क्षेत्र जिसका प्रभाव भी हो रहा है वर्तमान में वो दर अधिक है। तो उन्होंने बता दिया है कि देखिए जो हमारा आर्कटिक कटक है ना, आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। कितनी है, मतलब अभी भी हमारे इस जो द्वीप है ना, एक एशिया महाद्वीप हो गया, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया है ना, और भी चीजें इनका अभी प्रभाव हो रहा है। तो आपके देखिए जो आर्कटिक कटक है ना, इसकी जो प्रवाह दर सबसे कम है, कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक साल में इतने खिसक जाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर एक साल में खिसक जाते हैं ये। अब देखिए ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर, आप देखेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अब देखिए पूर्वी प्रशांत महासागर कहां पर है, मैं आपको इसमें ग्रुप में बता दूं। देखिए अब देखिए ये तो हमारा प्रशांत महासागर है ना, ये हमारा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा ही तो होगा, पूर्वी हिस्सा स्टार्ट होगा। तो प्रशांत महासागर पूर्वी हिस्सा पर आपके यहाँ देखें, यहाँ पर यहाँ इस साइड में, तो चिली से ये 3400 किलोमीटर दूर है इस साइड में। ओके, तो ये बता रहे हैं कि इसका जो विस्तार हो रहा है, जो प्रभाव हो रहा है, ये सबसे अधिक है। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। अब देखिए एक साल में ये 5 सेंटीमीटर खिसक जाएंगे, तो 10 साल में कितने खिसकेंगे, 50-60 के आसपास हो जाएंगे। धीमे धीमे जब कई वर्ष गुजर जाएंगे ना, तो आज आप देखते रहे कि महासागर और महाद्वीप के बीच में जो विस्तार है ना, बोलते महासागर कितना लंबा है, पर वो स्थिति फिर उस समय देखने को मिलेगी। तो देखिए वर्तमान में और वर्तमान से पहले ये जो हमारा विस्थापन हो रहा है इन सागरों का, इन महाद्वीपों का, वो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो ये सारी बात उन्होंने लिख दी है और उसमें कुछ भी नहीं है, बस इसने इन्हीं बातों लिखा है। देखिए प्लेट को संचालित करने वाले बल क्या है, देखिए जिस समय वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है, ये माना था लोगों ने, है ना। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगोल दोनों ही इस तरह न होकर गतिमान है। देखिए उस बात को उन्होंने फिर दोबारा लिख दिया, जो हम पढ़ चुके हैं ना, उन्होंने उस बात को फिर दोबारा लिख दिया। देखिए प्लेट विचरण करती है, ये आज एक अकाट्य तथ्य है कि ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेटें के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं, मतलब वही सम्मिलित धारा चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। बस वही क्रिया लिख दी है जो हमने समझाई है। फिर लावा बाहर निकला, जम गया, फिर दोबारा लावा बाहर निकला, जो जमा हुआ लावा था उसको तोड़ दिया, वो टूट के लावा आगे बढ़ गया, चट्टान आगे बढ़ गई, फिर नया लावा जम गया, फिर नया लावा जम गया, फिर दोबारा लावा निकला कुछ समय बाद, फिर वो लावा जमा हुआ था, फिर वो टूट गया, फिर वो आगे बढ़ गया। धीमे धीमे क्या होता है, इसका विस्थापन हो रहा है और इनका प्रभाव भी हो रहा है। और फिर धीमे धीमे जाके देखेंगे, आपको पता है आपके महासागरीय प्लेटें हैं, उनका घनत्व तो क्या ज़्यादा है, और फिर आप देखेंगे वो महासागरीय प्लेटें नीचे ध्रुवता मंडल में चली जाती हैं। तो विनाश और सृजन, विनाश और इनकी उत्पत्ति चलती रहती है और अभी भी चल रही है। तो ये बात उन्होंने लिख दी है बार बार, है ना, ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। और इसमें देखेंगे वैज्ञानिक इसे सम्मेलन प्रवाह भी कहते हैं, है ना, कन्वेक्शन फ्लो बोलते हैं आपसे। पृथ्वी के भीतर ताप उचित के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेटल है जो प्लेटों को प्रभावित करता है। वही बात है भाई, उष्ण मतलब गर्म, कहाँ लिखा है ये लिखा हुआ है, देखिए ये दृढ़ प्लेटों क्या है, नीचे दुर्बल, उष्ण मतलब गर्म, मेंटल है जो प्लेटों को प्रभावित करता है, मतलब वही लावा भरा हुआ है जो प्लेटों को क्या करता है, विस्थापित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप
भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ आप देखेंगे पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र, सबडक्शन जोन बोलते हैं, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय अवसरण के रूप में, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकी न्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरदर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकराना तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। अब इन्होंने एक, हमारी प्लेटें थी ना, प्लेटें, तो प्लेटों की इन्होंने क्रैक दिखा दी है। देखिए मैं इसमें थोड़ा आपको बता दूं। अब इन्होंने इस बात को ऐसे लिखा है, देखिए अभी इसमें बताते हैं हम आपको। देखिए ये है। अब इसमें आपके जो भारत का हिस्सा ये ना, यहाँ से ये आपकी प्लेट देखिए, ये क्रैक पड़ा हुआ प्लेटों का है ना, ये यहाँ से होते हुए ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व तट से होते हुए ये नीचे होकर ऐसे करके गया ये। तो ये उन्होंने बता दिया आपके, तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी छू रहा है ना। आपके ये जो आपके ये जो दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है इसको भी छू रहा है। आपके पाकिस्तान की किरदार पहाड़ियों को भी छूते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पर है ना, आगे आगे भी चलता हुआ चला जा रहा है लाल सागर की तरफ। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिख दी है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसमें अब 2 मिनट की बात और लिखी हुई है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और हम अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। 2 मिनट की बात और है, देखिए। भारतीय तथा अंटार्कटिका प्लेट की सीमा भी महासागर कटक से निर्धारित होती है। तो वही सीमा बता दी उन्होंने, जो एक अपसारी सीमा है और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। देखिए भारत एक बृहद द्वीप था, बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, अभी की नहीं। तो 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक 33 सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। जब पेंजिया बना था तब क्या हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। बोलते ना यूरेशिया है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया से टकराई थी, वो बात है। तो 7.1 यानी 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशिया प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था, नीचे दक्षिण में है ना। यानी 2 प्रमुख प्लेटों को 33 सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण। इसका दक्कन ट्रैप का निर्माण, और ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो इस पर थोड़ा मैं एक बात बता दूं और बस हमको यही सेशन खत्म हो रहेंगे। देखिए पहले हमारा भारत यहाँ था, यहाँ इस ऐसे देख लीजिए, ऐसे था ना, धीमे धीमे टूट कर अलग हो गया। ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी, टूटा यहाँ पहुंच गया। अब जैसे यहाँ पहुंचा तो इसका जो पिछला हिस्सा ना, ये हिस्सा पहले यहाँ टकराया, पर पूर्वी हिस्सा यहाँ से धड़ाम से टकराया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्सा ये टकराया, फिर इसकी गति कम थी, इसकी गति कम थी, और इसकी गति जो पूर्वी थी इसकी गति अधिक थी। तो जिसकी गति कम थी तो वो चौड़ा कम रहेगा, जिसकी गति अधिक थी तो वो टकरा के ऊंचा हो गया।
तो इसके टकराने से अभी भी प्लेट टकरा रही है आपकी। ये है यूरेशिया प्लेट, ये आपकी यूरेशिया प्लेट है, इसी से आपका उस समय आपका जो इंडो आर्कटिक प्लेट है वो टकराई थी। तो इससे टकराने से आपके यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और आज भी प्लेट ही टकरा रही है। आज भी प्लेट की गति है इस साइड में है भारत वाले की, तभी तो आपका हिमालय पर्वत बना है। तो ये सारी बात थी इसमें। तो आज का सेशन हमारा यही, और उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और उनसे कहें कि नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज़ मिल रही है, आपके मैराथन मिल रही है, आपको आपकी करंट अफेयर्स मिल रही है ना, वीकली, आपकी मंथली, आपकी जो भी चीज़ है आपको सब चीज़ कराई जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।